एवरीवन, चलो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग एमसीक्यूज़ पब्लिक फाइनेंस के। ठीक है, हमने कल 30 क्वेश्चंस कर लिए थे। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं हुए हैं तो आप पूछ सकते हैं डाउट्स आपके। ठीक है, तो हम लोग 31st क्वेश्चन आज ले रहे हैं। 31st क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू रिकमेंडेड द अडॉप्टेशन ऑफ एन एक्सपेंडिचर टैक्स फॉर इंडिया। एक्सपेंडिचर टैक्स जो है इंडिया में रिकमेंड करने वाला सबसे पहला इंसान कौन था? ये शायद आप लोग को नहीं पता होगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है। द आंसर इज़ डी, एन कैल्डर। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले रिकमेंड किया था कि एक्सपेंडिचर टैक्स इंडिया में आना चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लाइव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। ऐसा कौन सा टैक्स है जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगाती है? ये आपको पता होना चाहिए। टेक 5 सेकेंड्स, ट्राई टू आंसर। ओके, तो द आंसर इज एंटरटेनमेंट टैक्स। इनकम टैक्स तो सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। वेल्थ टैक्स अब नहीं लगाया जाता। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उसको कौन सी अथॉरिटी जो है वो कंट्रोल करती है? ट्राई 5 सेकेंड्स। ओके, सो योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही ऐसी मिनिस्ट्री है जो बजट पेश करती है, जो सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कंट्रोल करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस मिनिस्ट्री का हेड मतलब फाइनेंस मिनिस्टर फिलहाल कौन है? ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ठीक है, ओके नेक्स्ट, अ टैक्स लिव्ड अपॉन अ फर्म एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स वैल्यू एडेड। किसी फर्म की वैल्यू के परसेंट को किसी फर्म के जो इनकम है उस पर एक परसेंटेज पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को हम क्या कहते हैं? वैसे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। ओके, सो योर आंसर इज वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोग्रेसिव टैक्स वेट्स मोर हैविली ऑन द। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जो इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स की रेट भी बढ़ती है। ठीक है, वो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स जो है उसका सबसे ज़्यादा प्रेशर, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ेगा वो किसको पड़ेगा? पुअर्स को, वेज अर्नर्स को। वेज अर्नर्स मतलब जो मजदूरी पर काम करते हैं, फार्मर्स को या रिच पर्सनस को। सो योर आंसर विल बी रिच, क्योंकि इनकी इनकम जितनी ज़्यादा टैक्स उतना ज़्यादा, इसलिए इन पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमारे इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये तो क्वेश्चन कल भी किया था। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स रिफर्स टू। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या है? ओके, द आंसर इज हु अल्टीमेटली पेज द टैक्स। इन दो टर्म्स थे हमारे पास, एक इंसिडेंस था और एक इम्पैक्ट था। ठीक है, इंसिडेंस क्या था? जिस पर प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, और इम्पैक्ट क्या था? जो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। ठीक है, तो इंसिडेंस का मतलब क्या है? हु अल्टीमेटली पेज द टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स के टर्म्स है दोनों, इंसिडेंस और इम्पैक्ट, जो अलग अलग होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में ये दोनों इंसान एक ही होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में अलग अलग होते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। ऐसा कौन सा टैक्स है जो किसी और को शिफ्ट किया जा सकता है? ओके, सो द आंसर इज एंटरटेनमेंट टैक्स। ये एक ऐसा टैक्स है जो हम किसी और को और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। एक्साइज ड्यूटी जो सेल कर रहा है, फॉरेन ट्रेड कर रहा है, उसी पर ही जाएगा। सेल्स टैक्स जो परचेज कर रहा है उसी को देना पड़ेगा। वेल्थ टैक्स जिसकी वेल्थ है उसको ही देना पड़ता था, वेल्थ टैक्स अब नहीं है, वेल्थ टैक्स हटा दिया गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 38th, फिस्कल फेडरलिज्म रिफर टू। फिस्कल फेडरलिज्म, इफ़ यू रिमेंबर हमने क्विक रिवीजन वाली क्लास में फेडरलिज्म फाइनेंस किया था, ये उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। ट्राई टू आंसर।
फिस्कल फेडरलिज्म, ये फेडरल फाइनेंस से रिलेटेड ही है। The answer is division of economic functions and resources among different layers of government। जहाँ पर फेडरलिज्म आ जाए ना, उसका मतलब यही है कि जो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें डिवाइडेशन। अब फेडरलिज्म अगर फाइनेंस का हो रहा है तो पैसे डिवाइड हो रहे हैं, फिस्कल का हो रहा है तो जो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज और पैसे हैं उनको डिवाइड किया जा रहा है। तो फेडरलिज्म मीन्स डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शंस एंड रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ब्लॉक गवर्नमेंट, विलेज गवर्नमेंट, एनी, ठीक है, एनी गवर्नमेंट, सारे लेवल्स में डिवाइड कर देना। ओके, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस रिफर टू। साउंड फाइनेंस का प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? Okay, so your answer is, sorry, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस्ड एट द मिनिमम लेवल। मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जहाँ बैलेंस्ड है वो है साउंड फाइनेंस। साउंड, साउंड यहाँ पर मतलब शोर वाला साउंड नहीं है, साउंड का मतलब होता है बेस्ट, या हम कह सकते हैं ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम लेवल का मतलब जहाँ मैक्सिमम हमें प्रॉफिट मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एक्सेट्रा। तो साउंड फाइनेंस का मतलब है जहाँ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बैलेंस्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में फिस्कल पॉलिसी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एम कौन सा होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या रीजनल बैलेंस? द आंसर इज डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपमेंट पर ध्यान देगी। ओके, फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, रिसोर्सेज से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, एलोकेशन से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, एक्सेट्रा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू ऑल इट्स रिसोर्सेज इज कॉल्ड। जो गवर्नमेंट की अलग अलग रिसोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से जो इनकम हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? ये तो सबको पता होगा, नहीं? यही तो हम पढ़ रहे हैं, पब्लिक रेवेन्यू। और जो खर्चे हो रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। ओके, मोड वैट मीन्स, मोड वैट मीन्स, मोड वैट का मतलब क्या है? वैट का मतलब सबको पता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। यहाँ पर मोड का मतलब क्या है? मॉडिफाइड, मोडेस्ट, मॉडरेट या मॉडर्न? मॉडर्न, तुक्का भी लगा लो, ठीक है, 5 सेकेंड्स है। आंसर इज मॉडिफाइड। जो मॉडिफाइड वैट है उसको हम मोड वैट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्राइमरी डेफिसिट मींस। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है? प्राइमरी डेफिसिट के बारे में हमने पढ़ा था। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, आपने इसका जस्ट फॉर्मूला बताना है। ओके, द आंसर इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से हम इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट ने पे की है उसे हटा देंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। और एक और बात, प्राइमरी डेफिसिट जितना ज़्यादा होगा वो गवर्नमेंट के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को दिखाता है, ये गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को अच्छा दिखाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज किस में होंगे? इन सब में से खर्चे किस में बढ़ेंगे? आंसर इज एम्प्लॉयमेंट। एक्सपोर्ट से खर्चा नहीं बढ़ेगा, इनकम आएगी। इम्पोर्ट से ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट का ही खर्चा बढ़े, लेकिन जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देने की बात होगी, ये तो फिर कट ही जाएगा ना, ये तो ना इनकम है ना खर्चा है, रेट है ये तो एक तरह की। जहाँ एम्प्लॉयमेंट देने की बात होगी, गवर्नमेंट को उनको सैलरी देनी पड़ेगी, इसलिए उनके खर्चे बढ़ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्लूड्स, डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? बोरिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इशू ऑफ न्यू करेंसी, विड्रॉल फ्रॉम पास अक्यूमुलेटेड कैश बैलेंस बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब है जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, घाटे का वित्तीयन है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इंडिया में हमने पढ़ा था 3 चीज़ें आती हैं। आंसर आपका है ऑल ऑफ द अबव। देखो, जहाँ पर गवर्नमेंट को डेफिसिट होता है, ठीक है, कहीं पर भी घाटा होता है, तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या? आरबीआई। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब वो क्या बोलेगा, भाई तुम्हारे पास जो हमारी जमा है, जो डिपॉजिट है, उसको वापस दे दो, हमें अपने घाटे की पूर्ति करनी है। अगर डिपॉजिट इतना नहीं है तो प्लीज़ हमें लोन दे दो, ठीक है। अगर आप लोन नहीं देना चाह रहे हो तो एक काम करो, न्यू करेंसी छाप दो, न्यू करेंसी छाप दो, ठीक है। कुछ तो करो, इन तीनों में से कुछ तो करो, हमारे घाटे की पूर्ति करो। तो ये 3 तरीके हैं इंडिया में जो डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज कंसर्न्ड विथ, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज किससे रिलेटेड है? एक्सपेंडिचर। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज दिया किसने था? डाल्टन ने। क्या बोला था? कि गवर्नमेंट को खर्चे अपने इस तरह से करने चाहिए कि सोसाइटी का मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके, सोसाइटी को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, इस तरह से खर्चे करने चाहिए गवर्नमेंट को। तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का प्रिंसिपल डाल्टन ने दिया था, और किससे रिलेटेड है? एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ साउंड फाइनेंस? साउंड फाइनेंस, अभी हमने पीछे पढ़ा, साउंड फाइनेंस का मतलब क्या था? बैलेंस्ड फाइनेंस, जहाँ पर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर है मिनिमम लेवल पर। तो इसका बेस क्या नहीं है? इसका बेस क्या नहीं है? इसका आंसर है लर्नर्स फंडामेंटल रूल्स। कहीं भी कनेक्टेड नहीं हो रहा ना, ठीक है। रिकार्डियन थ्योरी इससे रिलेटेड है, सेज लॉ इससे रिलेटेड है, और फुल एम्प्लॉयमेंट भी इससे रिलेटेड है। तो लर्नर्स फंडामेंटल रूल्स साउंड फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ रिलेटिविटी इलास्टिक डिमांड द मनी बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन। जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है, रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब है कि अगर 10%, अच्छा सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे ये समझनी है, पता होगा वैसे तो कॉमर्स वाले बच्चों को, कि डिमांड और प्राइस का रिलेशन उल्टा होता है। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है और प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ती है। और इसमें रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि जितना परसेंट प्राइस चेंज हो रहा है, डिमांड भी उतना परसेंट ही चेंज हो रही है। सपोज़ जो प्राइस है वो 10 से 5 हो गया, तो जो डिमांड है वो अगर 20 थी तो 40 हो जाएगी, मतलब ये 50%, सॉरी 30 हो जाएगी। ये 50% कम हुआ और ये 50% बढ़ गया। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब है जितना प्राइस में चेंज होना उतना ही डिमांड में चेंज होना, उतना ही परसेंट, ठीक है। तो रिलेटिवली डिमांड के केस में मनी बर्डन, जो टैक्स का मनी बर्डन है वो किस पर पड़ेगा? टैक्स का मनी बर्डन किस पर पड़ेगा? द आंसर इज़ मोर ऑन सेलर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसने प्राइस चेंज किया, ठीक है, डिमांड उतनी ही बढ़ गई, ठीक है। लेकिन जो सेल्स टैक्स है या इसके अलावा और भी ऐसे टैक्सेस हैं जो सेल पर लगाए जाते हैं या प्रोडक्शन पर लगाए जाते हैं, वो बायर से एक लिमिट में ही गेन करता है। अब देखो, उसने 5 कर दिया प्राइस 10 से और डिमांड हो गई 20 से 30, ठीक है। तो इनकम किसकी बढ़ी? सेलर की। एक तरह से सेलर की इनकम बढ़ी। अगर ये बढ़ा है, अगर डिमांड भी बढ़ी है तो सेलर की इनकम बढ़ी, तो इनकम टैक्स जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स जाएगा, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी वो तो बायर से ले लेगा। लेकिन ज़्यादा बर्डन दोनों पर ही पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा किस पर पड़ेगा? सेलर पर, ठीक है।
एंटायरली ऑन सेलर नहीं हो सकता, एंटायरली और बायर नहीं हो सकता, दोनों पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का फ़र्क सेलर पर पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स का फ़र्क बायर पर पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द सप्लाई इज़ मोर इलास्टिक द मनी बर्डन ऑफ टैक्स इज़ ऑन। अगर ज़्यादा इलास्टिक है डिमांड तो ज़्यादा किस पर पड़ेगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा बायर पर। आपको ना यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, 5 तरह की इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी 5 तरह की होती है। एक तो अनलिमिटेड, ठीक है, इसको हम इन्फानाइट कहते हैं। एक होती है, अच्छा इस तरह से मत देखो, इस तरह से देखो, जो इलास्टिसिटी होती है वो या तो एक से ज़्यादा होगी या एक के बराबर होगी या एक से कम होगी, ठीक है, एक से कम होगी। अगर बराबर है, अगर बराबर है तो इसको इसका ज़्यादा फ़र्क सेलर पर पड़ेगा। अगर ज़्यादा है तो इसका फ़र्क बायर पर ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, और अगर कम है तो दोनों पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। चलो इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चीज़ को, ठीक है। ओके, सो दीज आर द आंसर्स जो अभी तक हमने 49 क्वेश्चंस किए हैं, 30 कल की वीडियो के, बाकी के अभी के। तो हम आगे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके आंसर आपको सामने ही दिखेंगे, क्योंकि हम एज अ डिस्कशन उसे लेने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स डू इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी द रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स इज़ लाइकली टू बी लीस्ट। ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जिसमें जो टैक्स है सबसे कम होगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी, आपको बताना चाहिए, फ्री मार्केट, मिक्स्ड और सोशलिस्ट, 3 तरह की इकोनॉमी होती है। फ्री मार्केट में जिसको हम कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं, इसमें सारा जो उद्योग धंधे होते हैं वो प्राइवेट हाथों में होते हैं, जिनका मोटिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सोशलिस्ट में सारे पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, जिनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। और मिक्स्ड में दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, जैसे हमारे इंडिया में है, ठीक है। आपको फ्री मार्केट मिलेगा यूएसए में, सोशलिस्ट मिलेगा चाइना में, एंड मिक्स्ड मिलेगा इंडिया में, ठीक। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो मिनिमम टैक्स लगाएंगे, और जब हम मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो हम सबसे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। तो पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी, या हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कह सकते हैं, या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी हम इसे कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसमें जो टैक्स होते हैं वो सबसे कम देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। द नेट, तो इसमें आपको है ना कैग के बारे में पूछा गया है। कैग जो होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का अकाउंटेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का अकाउंटेंट। तो गवर्नमेंट का अकाउंटेंट है कैग। तो इसके बारे में उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, आर्टिकल 279 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, इसको ज़्यादा ध्यान से मत देखना, बट अगर कभी आ गया तो कैग इज़ द अकाउंटेंट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। और कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में के 279 नंबर के आर्टिकल में इसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वॉज इंट्रोड्यूस बाय, इसके बारे में पता नहीं कितनी बार बात कर चुके हैं, डाल्टन, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। The Indian government accounting standards are formulated and recommended by the, जो IAS है, सुना होगा आपने IAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, किसके द्वारा बनाए गए हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड। देखो ऐसे याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया के हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जिसने एडवाइस किया था उस बोर्ड ने बनाए हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम फॉलोड बाय द कंट्रीज़।
देखो अभी हमने बात करी थी फ्री मार्केट होती है, कमांडेड मतलब सोशलिस्ट ही है, और मिक्स्ड भी होता है, तो माइक्रो नहीं है, इसलिए यही आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड डिस्क्राइब द टर्म पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस को कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अच्छे से क्लियर कर रहा है। देखो, इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम का नहीं है। अच्छा देखो, कई बार ऐसा होता है एमसीक्यू में ना, आपको आंसर नहीं आता है तो आपने लगाना होता है तुक्का। तो तुक्का लगाने का सबसे अच्छा तरीका है एलिमिनेशन। आप जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, उनको एलिमिनेट कर दो, फिर आपके मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आपके पास निकल कर आ जाएंगे। आप उस पर ध्यान देकर उस पर आप काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, द organization of society under two central tenets of private ownership rights and voluntary trade is the hallmark of। मतलब प्राइवेट ओनरशिप में एंड वॉलेंट्री ट्रेड, वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से किया जाने वाला ट्रेड, कौन सी इकोनॉमी की एक विशेषता है। द आंसर इज कैपिटलिस्ट सिस्टम, जहाँ पर निजी ओनरशिप में सारे उद्योग धंधे होते हैं और आपकी मर्जी है कि आप उद्योग करो या ना करो। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ये डेफिनेशंस हैं, आप देख लेना इसमें से कौन सी पब्लिक फाइनेंस को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, ये सारी वीडियोस एमसीक्यूज़ की जितनी भी वीडियोस हैं सबके बाद आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख लेना, इसको वापस से रीचेक कर लेना ताकि आपके पास मैटर हो। वीडियोस आप दोबारा भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डेड, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। अ फॉर्म ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 9th वाला। द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन इन विच 2 और मोर स्टेट कंस्टिट्यूट अ पॉलिटिकल यूनिटी विद अ कॉमन गवर्नमेंट बट इन विच मेंबर स्टेट रिटेन मेजर ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी इज जनरली रिफर टू। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब मैं बता देती हूँ कि 2 या 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला लेवल है उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इस सिस्टम को हम कहते हैं फेडरेशन। अभी मैंने बताया था इसको थोड़ी देर पहले ही कि जब गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में पावर शेयर हो जाते हैं उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, according to Professor Seligman, which of the following are the 3 main principles on the basis of which revenue sources such as taxes should be divided between different layers of government? गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पर जो हम टैक्सेस का रेवेन्यू डिवाइड करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं? तो द आंसर इज एफिशिएंसी, सूटेबिलिटी एंड एडुकेसी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज़ अचीव्ड। हमने पढ़ा था, इस तरह का चार्ट पढ़ा था, ये एमएसएस और एमएसबी, मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस और मैक्सिमम सोशल बेनिफिट जहाँ पर बराबर होते हैं वो होता है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट। तो यहाँ पर यही पूछा है, देखो, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस ऑफ टैक्सेस आर इक्वल, वहाँ पर होता है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। एंड इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पर स्टेट ओन करता है, देखो, जहाँ पर स्टेट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अटेम्प्ट टू डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। अभी हमने पढ़ा था सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। ओके, last slides of today's video. The horizontal fiscal imbalance that arise in a fiscal federation is also called, जो imbalance होता है फिजिकल फेडरेशन में उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ इक्वलाइजेशन। फिजिकल ये इम्बैलेंस इन फिजिकल फेडरलिज्म क्या है कि ऊपर की गवर्नमेंट में बैलेंस है, देन बैलेंस नहीं है, देन बैलेंस है। तो फिजिकल जो सिस्टम है, वो फेडरल जो सिस्टम है हमारा, उसमें फिजिकल इम्बैलेंस आ रहा है, तो वो होता है प्रॉब्लम ऑफ इक्वलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कितनी बार आ गया? ये तो आपको रट्टा जाना चाहिए, डाल्टन ने दिया था, क्या था ये भी पता होना चाहिए।
टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन द फेडरल एंड सब नेशनल गवर्नमेंट इज एम्ड एट करेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इम्बैलेंस। ये देखो, इन्होंने बोला है कि अलग अलग गवर्नमेंट में जो बैलेंस करने की कोशिश की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, या इम्बैलेंस रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है, वर्टिकल बोलेंगे, ये वर्टिकल है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल इम्बैलेंस। In a free market economy, self-interested individual operate through a system of mutual independence to promote the general benefit of society at large. Adam Smith referred this as, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं किसमें, फ्री मार्केट इकोनॉमी में। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है, जहाँ पर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। तो उस फ्री मार्केट इकोनॉमी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं और सोसाइटी के बेनिफिट को लार्ज लेवल पर वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एडम स्मिथ ने इसे इनविजिबल हैंड की संज्ञा दी है, अदृश्य हाथ जो मदद के लिए उठे हैं। तो प्राइवेट इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था सब एक ही के नाम है। इसमें कुछ ऐसे लोग जो जनरल बेनिफिट ऑफ सोसाइटी को लार्ज लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं अपनी मर्जी से, उसको उस चीज़ को, इस सिस्टम को एडम स्मिथ ने क्या कहा है, इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ। सो इतना काफ़ी है आज के लिए, इतने एमसीक्यूज़ पर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे। सो आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स, एंड क्लियर हो गया तो प्लीज़ लेट मी नो योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर।